जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम पार्ट 2 एफएससी चैप्टर 14 इसका एमसीक्यूज का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने इसको 3 पोर्शंस में डिवाइड किया है। आज हम इसका सेकंड पोर्शन करने लगे हैं। तो चलें अपने टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। और जो हमारी मेन स्क्रीन या वाइट बोर्ड है वो आप सामने इस वक्त देख रहे हैं। ये हैं आपके लर्निंग आउटकम्स या आज के लेक्चर में जो कुछ हमने पढ़ना है या जो उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज करने हैं वो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें हम फोर्स को नाम देते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। आपको याद होगा डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल एंड गल्वानोमीटर। ये 5 आपके टॉपिक हैं और इनसे रिलेटेड जो हैं ये फॉर्मूले भी आपको आने चाहिए। सबसे पहले हमारे पास द सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स इज लॉरेंट्ज फोर्स। हम जानते हैं कि अगर हम चार्ज को कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगती है, फिर इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से चार्ज मूव करता है। जब चार्ज मूव करता है तो फिर मूविंग चार्ज के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगती है और इन दोनों फोर्सेस के सम को हम नाम देते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। और ये जो लॉरेंट्ज फोर्स है इसके बारे में ये भी बात याद रखें कि चूंकि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स कोई भी वर्क नहीं करती, इसका मतलब है सारा का सारा वर्क कौन सी फोर्स कर रही है? लॉरेंट्ज फोर्स। यानी जो भी सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स, जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क है वो सारा का सारा वही वर्क है जो लॉरेंट्ज फोर्स ने किया है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 है नेक्स्ट टॉपिक का, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। बेटा इसमें सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये जो फॉर्मूले लिखे हैं इनमें जो वी है ये कैसा है? ये कैपिटल वी है। अगर आप बेसिक रिलेशन देखें तो बेसिक रिलेशन ये था क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। इसमें जो वी है ये मैंने स्मॉल लिखा है, ये वी स्पीड को जाहिर कर रहा है। ठीक है। चार्ज टू मास रेशियो जो है ये आपका फॉर्मूला बन जाता है वी ओवर बी आर। लेकिन ये जो वी ओवर बी आर है इसमें जो वी है ये स्मॉल वी है एंड दैट रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। ठीक है। लेकिन ये जो है कौन सा वायरस आ गया भाई? लेकिन ये जो आप देख रहे हैं जो ऑप्शंस आपको नजर आ रही हैं इसमें कैपिटल वी है और कैपिटल वी की फॉर्म में कैपिटल वी से मुराद है पोटेंशियल डिफरेंस या एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। जिस पोटेंशियल के थ्रू आपने चार्ज को एक्सेलरेट किया है तो उसके लिए ये फॉर्मूला बनता है, ये आपने टॉपिक में ड्राइव भी किया था। फॉर एन इलेक्ट्रॉन चार्ज टू मास रेशियो इज इक्वल टू, ये अभी अभी मैंने स्मॉल वी की फॉर्म में रिलेशन बनाया है वी ओवर बी आर। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन इज 0, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है इसका तो चार्ज ही नहीं होगा, न्यूट्रॉन का तो चार्ज ही 0 होगा, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है। इसके बाद है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। द ब्राइटनेस ऑफ द स्पॉट ऑन स्क्रीन इज कंट्रोल्ड बाय ग्रिड। आप जानते हैं ग्रिड जो है ये कैथोड के आगे एक गेट होता है, यानी ये कैथोड से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपोज कर सकता है अगर हम ग्रिड के पोटेंशियल को मजीद लो करते हैं। आप ग्रिड के पोटेंशियल को जितना ज्यादा नेगेटिव करते जाएंगे या जितना ज्यादा लो करते जाएंगे वो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता जाएगा और वो थोड़े इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो ग्रिड को क्रॉस करके स्क्रीन तक पहुंचेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रिड की मदद से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो स्क्रीन पर पहुंच रहे हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कम ज्यादा कर सकते हैं। जब स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर हैं वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसका मतलब है कि स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है वो आपके इख्तियार में है या आप उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। यू कैन चेंज द ब्राइटनेस बाय चेंजिंग द पोटेंशियल ऑन ग्रिड। ठीक है जी। A CRO is used for displaying the waveform of given voltage of the CRO. Accelerate focus the beam। 4 में कह रहा है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप वर्क्स बाय डिफ्लेक्टिंग द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए इसे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कहते हैं। ग्रिड इन द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कंट्रोल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी मैंने आपको बताया है।
The number of electrons is controlled by grid. Same in CRO, the output waveform of time-based generator is sawtooth waveform. ये वो वाली waveform या ये वो वाला potential है जो हम X plates पर supply करते हैं, और basically X plates की मदद से हमें एक reference एक्सिस मिलता है, X एक्सिस, और उसमें हम टाइम की वैल्यूज को कंसीडर करते हैं। ये जब आप CRO को डिटेल में पढ़ेंगे या जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप देखेंगे तो आपको काफी इजी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ स्वीप और टाइम बेस्ड जनरेटर इज सॉटूथ, ये रिपीट हुआ है। द नंबर ऑफ एनोड्स इन द CRO इज 3, ये आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड है। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये टॉर्क का फॉर्मूला है, और टॉर्क का ये फॉर्मूला होता है NIAB cos अल्फा। इसमें N नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल को जाहिर कर रहा है, I जो है ये करंट इन द कॉइल को जाहिर कर रहा है, A जो है ये एरिया ऑफ कॉइल है, और B जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है। और ये जो अल्फा एंगल आप देख रहे हैं ये कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान बनने वाला एंगल है। ये बात याद रखें, सरफेस ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी फर्ज करें ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इसमें अगर कॉइल इस तरह पड़ी हुई है इस तरह से, तो ये आप देख सकते हैं ये तकरीबन 90 का एंगल बन रहा है। जब आप cos 90 पुट करेंगे तो cos 90 का आंसर क्या होता है 0, तो फिर इसका मतलब है इस पोजीशन में टॉर्क नहीं लग रहा होगा। बट अगर आप कॉइल को इस तरह से रखेंगे, यानी ऐसे, इस वक्त जो कॉइल है वो 0 एंगल पर है, यानी बिल्कुल पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो इस वक्त जो cos अल्फा है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। cos अल्फा जो है उसकी वैल्यू सॉरी cos अल्फा की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम आएगी, क्योंकि cos 0 1 होता है, और जब cos 0 1 हो जाएगा तो फिर टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है मैक्सिमम टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल ऑफ n टर्न्स इज। देखिए जब टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा तो फिर cos अल्फा 1 हो जाएगा, तो फिर बाकी NIB ये बच जाएगा, अभी मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताया है। द सेंसिटिविटी ऑफ गल्वानोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। इसमें एक आपने रिलेशन बनाया था I इज इक्वल टू C ओवर NAB थीटा। सेंसिटिविटी ऑफ गल्वानोमीटर के लिए हम ये एक रिलेशन बनाते हैं, ये NABC। सेंसिटिविटी ऑफ गल्वानोमीटर का मतलब ये है कि ऐसा अगर गल्वानोमीटर या अमाउंट ऑफ एंगल, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आप एंगल थीटा देख रहे हैं, अमाउंट ऑफ एंगल पर यूनिट एम्पेयर फ्लो ऑफ करंट, यानी किसी गल्वानोमीटर के अंदर से अगर 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है तो वो जितनी ज्यादा डिफ्लेक्शन देगा हम कहेंगे वो उतना ही ज्यादा सेंसिटिव है। तो आप देखें ये वाली रेशियो जो है ये डायरेक्टली डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ टर्न्स पे, एरिया पे और मैग्नेटिक फील्ड पे, और इनवर्सली डिपेंड कर रही है टॉर्शनल कांस्टेंट पे C पे। अब आप देखें अगर आप सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको N, A और B को बढ़ाना पड़ेगा और C को कम करना पड़ेगा। लेकिन जब हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाते हैं तो कॉइल हैवी हो जाती है, दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, या इसका इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा आपको। ए जो है एरिया अगर बढ़ाएंगे तो कॉइल का साइज बड़ा हो जाएगा, उस गल्वानोमीटर को रखने के लिए हमें जगह ज्यादा चाहिए होगी, दैट इज ऑल्सो इन नॉट एप्लीकेबल, इनअप्रोप्रिएट। इसी तरह बी को बढ़ाएंगे, ये सबसे ज्यादा सूटेबल मेथड है, क्योंकि अगर हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज करेंगे तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी और कोई इशू नहीं आएगा। सी को कम करने का मतलब ये है कि आप वो जो थ्रेड यूज कर रहे हैं, बेसिकली सी जो है उसका ये फॉर्मूला होता है टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन, और ये बेसिकली उस वायर की प्रॉपर्टी है जिसको आपने सस्पेंड किया हो गल्वानोमीटर के अंदर। अगर आप लंबी वायर यूज करेंगे, अगर आप बारीक वायर यूज करेंगे तो उसके अंदर ट्विस्ट पैदा करना इजी होगा, यानी उसके लिए कम टॉर्क चाहिए होगा। अगर कम टॉर्क चाहिए होगा तो सी की वैल्यू कम हो जाएगी। बट अगेन प्रॉब्लम ये है कि जब आप बड़ी या लेंथी वायर यूज करेंगे तो उस सारे ऑपरेटर्स को रखने के लिए जो जगह है वो ज्यादा चाहिए होगी, और ये भी इतना ज्यादा सूटेबल मेथड नहीं है। An instrument that gives pointer deflection proportional to the current to itself is galvanometer। इसके बाद है जी ये गल्वानोमीटर हो गया। गल्वानोमीटर कैन बी मेड सेंसिटिव इफ वैल्यू ऑफ फैक्टर। अब देखें ये फैक्टर उल्टा है, इसे स्मॉल करना पड़ेगा, मैंने इसको इस तरह लिखा था
इस फैक्टर को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप इस फैक्टर को बढ़ाएंगे तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। और अगर आप इसके रेसिप्रोकल को कम करेंगे, देखें अगर मैं आपसे कहूं कि इस फैक्टर को क्या करेंगे, तो अभी हमने देखा है कि इसको बढ़ाएं, लेकिन अगर आप इसका रेसिप्रोकल पूछें इसे क्या करें, तो आप कहें इसे कम करें। ठीक है, क्योंकि इस फैक्टर को बढ़ाने का मतलब है कि उसका रेसिप्रोकल कम हो रहा है। द रिलेशन बिटवीन आई एंड डिफ्लेक्शन थीटा, ये अभी अभी मैंने आपको एक रिलेशन लिखा था, सी थीटा ओवर एन ए बी, यहां से आई इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, बी ऑप्शन। गल्वानोमीटर कांस्टेंट इन मूविंग कॉइल गल्वानोमीटर इज, तो बेटा इसमें आपके पास आंसर है सी ओवर एन ए बी। ये है जी आपका आंसर, गल्वानोमीटर कांस्टेंट इन अ मूविंग कॉइल गल्वानोमीटर इज। ठीक हो गया। अगर आप गौर करें तो ये रिलेशन अभी अभी जो मैंने लिखा था पहले भी, सी ओवर एन ए बी थीटा, इसमें ये जो फैक्टर है इसे आप कांस्टेंट के का नाम दे सकते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई सबको? ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, व्हाट शुड बी डन टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ गल्वानोमीटर, इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स, इंक्रीज द एरिया, प्लेस द कॉइल इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सारे कुछ जो ऑप्शंस हैं ये ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर वो आपसे ये पूछेगा कि व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड, या क्या जो है वो करें तो वाकई ही गल्वानोमीटर जो है उसकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी, या कौन सा प्रैक्टिकल मेथड है, तो आप सी ऑप्शन पे प्रेफरेंस देंगे। The galvanometer can be made sensitive by making the factor BAN divided by C large, क्योंकि C ओवर N ने B को स्मॉल किया था, तो दूसरे अल्फाज में BAN ओवर C को लार्ज किया है। The effective way to increase the sensitivity galvanometer is to increase the magnetic, देखें ये effective way आ गया ना, यही मैं आपके आपसे कह रहा था। In order to increase sensitivity of galvanometer, the value of C may be decreased, ये मैंने अभी ऊपर आपको बताया था। Instrument used for the detection, जब डिटेक्शन होगा तो फिर गल्वानोमीटर, अगर मेजरमेंट ऑफ करंट हो तो फिर एमीटर। तो बेटा ये था आपका ये वाली वीडियो, और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड जो इस चैप्टर का पोर्शन है वो इंशाल्लाह करेंगे। तो अगर कोई प्रॉब्लम आपको आए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।